बात करने वाले हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। क्या है नागरिकता का आधार? क्या 1955 ये जो ये अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट 1995, क्या हमारी नागरिकता का आधार है? क्या इस बेस पर, इस आधार पर हम अपनी नागरिकता भारत में साबित कर सकते हैं या नहीं? क्या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत में नागरिक बना जा सकता है, या नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है, या अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साबित की जा सकती है, या किसी भी तरीके से ये अधिनियम हमारे नागरिक होने का सबूत है या नागरिक होने की दिशा में हमारा सहयोग कर सकता है? इन सभी के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या नागरिकता का आधार है? तो जी हां, नागरिकता अधिनियम 1955 हमारे नागरिक होने का आधार है, और इसी बेस के पे नागरिकता दी जाती है और इसी बेस पे नागरिकता समाप्त की जाती है। क्योंकि ये क्या है? ये संवैधानिक संशोधन है, ये हमारे संविधान का एक भाग है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में और इसका इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल सब हम लोग समझेंगे, और कैसे हमारी नागरिकता को रिलेट करता है, और कैसे हमें भारत की नागरिकता साबित करने के लिए इस अधिनियम का सहारा लेना पड़ेगा। और यही एक ऐसा अधिनियम है जिसके आधार पर हम अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, और आप सभी लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्लियर? तो नागरिकता अधिनियम 1955 का जो बेस है, नागरिकता अधिनियम 1955 का बेस क्या है और यह कब बनाया गया? तो सबसे पहले समझते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 में हमें आजादी मिली थी। क्लियर? एक पॉइंट, हमारा बेस यहीं से स्टार्ट होता है, मूल आधार यही है। ठीक है? और दूसरा पार्ट है कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संवैधानिक स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई थी। क्लियर? पूरा बेस हम आपको बता रहे हैं नागरिकता के आधार का, कैसे आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं और क्या आधार है। ठीक है? देखिए, 1950 में हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता का ऐलान किया गया था, जिसका हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। ठीक है? ठीक एक साल बाद 1951 में, ठीक एक साल बाद 1951 में जनगणना की आवश्यकता पड़ी, और यहां पे कराया गया एनआरसी। यहां पे कराया गया एनआरसी, एनआरसी। क्लियर? 1951 में कराया गया एनआरसी। ध्यान समझिएगा, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। ठीक है? एनआरसी कराया गया। ठीक है? जब 1951 में एनआरसी कराया गया, ठीक है, एनआरसी कराया गया, बट एनआरसी का डेटा पूरे देश में नहीं हो पाया। एनआरसी पूरे देश में नहीं हो पाया। क्लियर? तो एनआरसी जिसलिए कराया जा रहा था, क्यों? क्योंकि उसी समय हमारा देश आजाद हुआ था, और हमको एक डेटा की जरूरत थी कि हमारे देश में कितने नागरिक रहते हैं, हमारे देश में कितने नागरिक रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, इसकी जरूरत हमको थी। तो इसलिए जनगणना के आधार पे क्या कराया जा रहा था? एनआरसी कराया जा रहा था। क्या कराया जा रहा था? एनआरसी। जनगणना के आधार पे एनआरसी कराया जा रहा था। एक नेशनल रजिस्टर बनाया जा रहा था, सिटीजनशिप नेशनल रजिस्टर बनाया जा रहा था पूरे देश में, कि हमें पता लग सके कि हमारे देश में कितने नागरिक रहते हैं या कितने भारत के नागरिक हैं। क्लियर? लेकिन एनआरसी 1951 की पूरी तरीके से हो नहीं पाई। क्लियर? 1951 की एनआरसी पूरी तरीके से हो नहीं पाई, कुछ बॉर्डर एरियाज में हुई, बाकी जगह हो विस्तृत तरीके से हो नहीं पाई। तो आपने देखा होगा जब 2019 का असम में जब एनआरसी स्टार्ट हुआ, असम में एनआरसी स्टार्ट हुआ, तो बेस किसको बनाया गया? बेस किसको बनाया गया? बेस बनाया गया 1951 के एनआरसी को। बेस किसको बनाया गया? 1951 के एनआरसी को। ठीक है? 1951 की में जो एनआरसी हुई थी, उसी को क्या किया गया? बेस बनाया गया।
लेकिन अब मुद्दा यह है कि वो एनआरसी 1951 की कंप्लीट नहीं थी, इसलिए उसको प्रमाणित नहीं किया गया। मींस कि 1951 के एनआरसी में अगर आपका नाम है तब भी वो पुख्ता प्रमाण नहीं है भारत के नागरिक होने का। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अब हमारे पास क्या बचा भैया? जब 1951 के एनआरसी को हम प्रमाण मान ही नहीं रहे हैं तो फिर बेस क्या बचा? तो फिर गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 1955 में अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अधिनियम पारित किया गया, एक्ट बनाया गया। कौन सा? सिटीजनशिप एक्ट, जिसे बोलते हैं सीए, सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955 अधिनियम पारित किया गया नागरिकता के आधार को लेकर कि हम कैसे साबित कर पाएंगे कि यह हमारे देश के नागरिक है, यह भारत के नागरिक है। क्लियर? तो उसमें 5 पॉइंट ऐड किया गया, 5 पॉइंट ऐड किया गया। अभी उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आज कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं और आपको डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली आप भारत के नागरिक है कि नहीं है। कभी कभी तो हमको डाउट होता है यार हम ही भारत के हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए पूरी तरीके से कि नागरिकता का प्रमाण क्या है। ओके, तो अधिनियम पारित किया गया, सीए, सिटीजनशिप एक्ट पारित किया गया 1955। क्लियर? ये एक्ट पारित किया गया 1955। जब 1951 की एनआरसी कंप्लीट नहीं हुई और नागरिकता प्रमाणित नहीं हो पाई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट पारित किया 1955 और इसमें 5 पॉइंट जोड़ा गया है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आई भैया कि जो 1955 से संतुष्ट नहीं है, 1955 तो अधिनियम बन गया ना, तो अब बात आ गई यहां पे 1971 की, 1971, 1971 क्या आ गई, 1971। अब ये 1971 क्या है भैया? 1951 में बात नहीं बनी, फिर अधिनियम पारित हुआ 1955। ये अधिनियम क्या है कि हमें बताया जा सके कि कौन व्यक्ति भारत में रह सकता है, कौन व्यक्ति भारत में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो फिर बात आई 1971 की। 1971 क्या है? 1971 में इलेक्शन रोल बना था। क्या बना था? इलेक्शन, चुनाव आयोग का चुनाव लिस्ट, इलेक्शन रोल। ठीक है, बात समझ में आई? इलेक्शन रोल, चुनाव लिस्ट, जिसपे हम वोट देते हैं, उसका निर्माण किया गया, बनाया गया। तो एक डेटा यहां से भी लिया गया। यह कहा गया कि 1971, और ये डेट क्या थी, 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक, 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में था, एनरोलमेंट लिस्ट में, वोटर लिस्ट में आ गया है, वह सारे व्यक्ति को भारत का सिटीजनशिप दिया जाएगा, उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर? तो ये 3 डेटा हमारे पास निकल कर आए। अब ये तीनों को बेस बनाया गया कहां पे? 2019 के एनआरसी के दौरान, जब असम में एनआरसी हो रही थी। अब डेटा हमारे पास कितने आ गए समझो। एक फर्स्ट डेटा आया 1951, ठीक है, एक बेस बना 1955 और एक लास्ट बेस बना 1971। ठीक है, अब अगर 1951 क्या है? पहला एनआरसी है, भारत आजाद होने के तुरंत बाद का डेटा है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, अगर यहां पे कंप्लीट हो गया होता तो आज ये कंडीशन हमारे यहां नहीं आती कि कौन सा इन माइग्रेट है, कौन प्रवासी है, कौन भगोड़ा है, कौन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं आती। लेकिन ये 1951 कंप्लीट नहीं हुआ, एनआरसी जो हो रहा था, एनआरसी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम आ गई। जब एनआरसी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि नागरिकता का अभाव, जरूरत थी हमें कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ 1955। इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ 1955। ठीक है, तो इसमें एक डेटा दे दिया गया, एक बेस दे दिया गया कि जो जिसकी एलिजिबिलिटी इस डेटा से मैच कर रही है वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो इसमें भी नहीं आ रहा है तो उसको एक डेटा और दिया गया 1971। 1971 ये लास्ट डेटा है। 1971 में कहा गया कि अगर 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया होगा, चुनाव लिस्ट में आ गया होगा, तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा और मान लिया जाएगा।
ठीक है, तो ये इतने डेटा यहां पे थे। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955 का। ठीक है, यहां पे एक बेस बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 का एक अधिनियम पारित किया गया, एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि भैया हम किस किस को भारत का नागरिक मानेंगे अगर वो हमारी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो। ठीक है, तो अगर हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, भारत का नागरिक मानेंगे। क्लियर। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे दिया गया। उसी तरीके पानी नहीं मिल रहा है, आप धरना दे रहे हो, तो कुछ दिन तक दिए तो हो सकता है कि सरकार सुन ले, अधिकारी सुन ले, लेकिन आपके धरने में अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर सरकार सुनने वाली नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, जंतर मंतर पे दिल्ली में धरना हो रहा है, तो धरने में पॉलिटिकल एजेंडा इन्वॉल्व हो गया, मतलब कि सारी राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। तो जब राजनीतिक पार्टियां किसी धरने में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो गवर्नमेंट भी फिर अपना राजनीतिक प्रॉफिट और लॉस देखने का प्रयास करती है। अगर इंडिविजुअल पर्सनल की बात होती है, एक पब्लिक की बात होती है, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले लेती है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले लेती है। लेकिन जब उस आपके पर्सनल एजेंडे में जब पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोग शामिल हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट भी तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी तो है, फिर वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान सोचना स्टार्ट कर देती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो काम आपका होने वाला था वो भी नहीं होता है। क्लियर। तो जब भी आप गवर्नमेंट से कोई भी डिमांड करिएगा, कोई भी मांग करिएगा, जब भी आप कोई धरना प्रदर्शन कुछ करना होगा, तो आप ये श्योर करिएगा कि आपके धरने में पॉलिटिकल व्यू ना आए, पॉलिटिकल लोग ना आए। क्लियर। जैसे ही पॉलिटिकल लोग आएंगे फिर गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल तरीके से आपके बारे में सोचने लगेगी, तो फिर जो काम आपका होने वाला था वो बिगड़ जाएगा। क्लियर। तो फिर किसी भी चीज को पॉलिटिकल तरीके से मत सोचिए। ओके, चलिए बात करते हैं इधर नागरिकता का आधार क्या है भैया। अब ये क्या है, संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। ठीक है, अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता से संबंधित प्रारंभिक प्रावधान को निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए थे या दिए गए हैं। क्लियर। अब क्या है उसके बारे में समझिए। तो अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होता है नागरिकता के बारे में, नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय अगर कोई व्यक्ति था भारत में तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान चले गए और वापस लौटे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, इसके बारे में भी बताता है। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि नागरिकता का निरंतर बने रहना कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप बनाओगे। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। इसी अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए, इसी अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए संसद ने अमेंडमेंट बिल पारित किया जिसे बोलते हैं CAA। इसी अनुच्छेद 11 का सहारा लेते हुए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल पारित किया 1955 का एक अमेंडमेंट बिल पारित किया 2019 जिसे बोलते हैं CAA। ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब नागरिकता में जो 5 पॉइंट दिए गए थे उसमें से कुछ अमेंड किया गया। ठीक है, अमेंड में क्या किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके अधिनियम 1955 में दिए गए थे। ध्यान समझिए कौन से 5 पॉइंट थे। पहला, जन्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा था आपका वंश के आधार पर, और तीसरा आपका था पंजीकरण के आधार पर, और अगला था आपका देशीकरण के आधार पर, और 5वां था कि भारत में किसी क्षेत्र के विलय के द्वारा। ठीक है, तो 5वें पॉइंट से समझते हैं। 5वां पॉइंट कहता है कि भारत में किसी क्षेत्र के विलय द्वारा, सेक्शन 7, अगर
भारत में कोई देश या कोई क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र का, किसी दूसरे देश का क्षेत्र मिल रहा है, विलय कर रहा है, तो वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी उनकी नागरिकता को। क्लियर? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है, जब वह भारत में आ जाएगा, वहां के लोग जब भारत में आ जाएंगे, तो जितने भी लोग हैं वहां के लोग हैं, उनको नागरिकता देने का राइट किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है? उसी तरीके से जो दूसरे देश के लोग साबित होते हैं, वो क्योंकि अब पाक ऑक्युपाई तो हमारा ही है, जम्मू कश्मीर तो पूरा हमारा ही है, तो उसमें कहने वाली बात है नहीं। जम्मू कश्मीर हमारा ही है, इसलिए हम पाकिस्तान का वीजा नहीं देते, जम्मू कश्मीर का वीजा नहीं देते। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। नागरिकता समाप्त होने के तो कई रीजन होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना हम लोगों को। ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ा सा संशोधन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नागरिकता अधिनियम में प्रमुख संशोधन। बहुत सारे संशोधन हुए हैं 1955 के बाद। तो पहला संशोधन जो हुआ 1986 में हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1986 में संशोधन किया गया और जन्म से नागरिकता के नियम को अधिक कठोर बना दिया गया। मतलब पहले क्या था कि भैया जन्म के आधार पर भी हम नागरिकता प्रदान कर देते थे, लेकिन 1986 का संशोधन हुआ और उसमें जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के प्रोसेस को थोड़ा सा जटिल बना दिया गया। ठीक है? उसके बाद 92 का संशोधन हुआ। 92 का संशोधन जब हुआ तो उसमें माता या पिता दोनों में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने पर भी वंश से नागरिकता का प्रावधान स्पष्ट किया गया। मतलब पहले क्या था कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो, फिर जोड़ा गया कि वंश जब नागरिकता दी जाएगी तो दोनों का वंश देखा जाएगा, पिछला रिकॉर्ड कि क्या दोनों वंशज भारत के हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद संशोधन हुआ 2003 का। 2003 में ही जोड़ा गया एक सेंटेंस इनलीगल माइग्रेट। 2003 में जोड़ा गया सेंटेंस इनलीगल माइग्रेंट, मतलब कि अवैध प्रवासी जो बॉर्डर के अंदर से घुस जाते हैं या नदी के सहारे से आ जाते हैं या कैसे भी आ जाते हैं, उसे बोलते हैं इनलीगल माइग्रेंट, और इनको अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित किया गया। और ये संशोधन किया गया 2003 में कि जो बाहर से आ जाएंगे उनको हम इनलीगल माइग्रेंट के रूप में कहेंगे। अगला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से संबंधित कानूनी आधार जोड़ा गया। अगला भारतीय प्रवासी नागरिक के बारे में भी बताया गया। ओके, तो 2003 में एनआरसी को थोड़ा सा मजबूत किया गया। उसके बाद संशोधन हुआ 2005 का। 2005 में जो भारतीय बाहर रहते हैं उनके बारे में किया गया। ठीक है? फिर आया मूल संशोधन जिसपे बहुत बवाल हुए, वो हो गया 2019 का संशोधन CAA। ठीक है? 2019 में संशोधन किया गया CAA, अमेंडमेंट पास किया गया। क्या? अब ये अमेंडमेंट क्या था? ठीक है, ये अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये क्या कहा गया, इसमें जो 5 तरीके 1955 वाले में दिए गए थे, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 5 तरीका दिया गया था कि अपनी नागरिकता को इस तरीके से साबित कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से कुछ पड़ोसी देशों से आए पात्र व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के नियम में संशोधन कर दिया गया। मतलब क्योंकि जो 1955 का अधिनियम था उसमें यह कहीं नहीं लिखा गया था कि हम किसी देश से बुलाकर नागरिकता दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा गया था कहीं भी, तो उसको जोड़ना जरूरी था अगर हमें नागरिकता देनी है। तो यहां पे अमेंडमेंट किया गया कि हम किसी पड़ोसी देश से आए पात्र व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें से 3 देश का नाम ऐड किया गया। पहला ऐड किया गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, ये 3 कंट्री का नाम यहां पर ऐड किया गया, बात समझ में आई। और एक वर्ड यहां पे और डाला गया, स्पेसिफाई, धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को हम यहां पर मान्यताएं देंगे या नागरिकता देंगे। ठीक है, इस पे भी थोड़ा बवाल हुआ था लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इसमें बवाल राजनीतिक हो गया, होना नहीं चाहिए था। क्या था इसमें बवाल? देखो, हम किसको नागरिकता दे रहे हैं? धर्म के आधार पर जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसको। अब ये जो 3 कंट्री हमने यहां पे स्पेसिफाई की, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री अपने आप में इस्लामिक कंट्री हैं।
इनका उत्थान ही, इनका निर्माण ही पाकिस्तान के का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का धर्म के आधार पर हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये अपने आप को इस्लामिक कंट्री इन्होंने घोषित कर रखा है। क्लियर। अब इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक धर्म का उत्पीड़न तो नहीं होगा, एक कॉमन सेंस है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि उस देश में समस्याएं हैं, उस देश की प्रशासनिक स्थिति में समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने या भारत सरकार ने यहां पे आने वाले शरणार्थियों में मुस्लिम का नाम मेंशन नहीं किया। ठीक है, इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि ये तीनों कंट्री क्या है, मुस्लिम कंट्री हैं, और इसीलिए आने वाले जो पात्र व्यक्ति हैं उसमें मुस्लिम शामिल नहीं किया गया। यही रीजन है और यही बवाल का रीजन था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बात को समझना है। अब इंडिया क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में धर्म विशेष ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने अपने को किसी धर्म के आधार पर देश घोषित नहीं किया है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर जात के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। क्लियर। तो ऐसा हमारे पास कोई थिंकिंग नहीं है। लेकिन इन तीनों कंट्री ने अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर रखा है कि आई एम मुस्लिम। हमारा पूरा देश क्या है, मुस्लिम कंट्री है। अब इसमें जो अदर कास्ट हैं वो क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, वो क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। तो जब अल्पसंख्यक हो गए तो उनकी सुनवाई होनी है नहीं, तो इसलिए वो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको शरण देना चाहिए। ये सोशल जस्टिस है और संवैधानिक तरीके से भी जस्टिस है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रमुख कुछ नियम है। पहला तो सिटीजनशिप रूल्स 2009 बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये हो जाए तो पूरा नागरिकता का हेडक खत्म हो जाएगा। अगर 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया था, 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया था, सिटीजनशिप रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ रूल्स 2003। इसमें यह कहा गया था कि भारत के नागरिकों को, जो भारत का नागरिक है, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनको एक कार्ड इश्यू करना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो वो बता सके कि हाँ हम भारतीय हैं। अब ये कार्ड जो रूल बनाया गया था, ये 2003 के रूल में संशोधित किया गया था। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, ये रजिस्ट्रेशन और सिटीजन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसका न इशू होने का रीजन है बेस, आधार। नागरिकता का कोई आधार ही नहीं बन पा रहा है, नागरिकता देने का कोई आधार ही नहीं बन पा रहा है। तो ये जो अधिनियम 1955 है, इसी के आधार पर आपकी नागरिकता को साबित किया जाएगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें अलग से, तो यहां पे इस कार्ड को इश्यू होने के लिए हमें कराना पड़ेगा एनआरसी, भारत सरकार को कराना पड़ेगा एनआरसी, और दूसरा कराना पड़ेगा एनपीआर। ठीक है, नेशनल पब्लिक रजिस्टर। एनआरसी और एनपीआर में डिफरेंट है, ध्यान देना। एनआरसी और एनपीआर दोनों अपने आप में अलग व्यवस्था है। ठीक है, और भारत में सिंगल सिटीजनशिप व्यवस्था है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब समझिए कि एक किसी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और अगर ये गवर्नमेंट चाह ले तो 1 साल में फाइनल कर दे, फिर बार बार नागरिकता की व्यवस्था या नागरिकता की बात किसी के मुंह पे आएगी नहीं। अब क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा भी इसमें है, तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट चाहती नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा शामिल है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट चाह ले, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उनको 1 साल लगेंगे रिजल्ट लाने में। रिजल्ट कैसे लाना है, मिनटों का काम है रिजल्ट लाना। देखो, एक रजिस्टर मेंटेन होता है एनपीआर, एक रजिस्टर मेंटेन होता है एनपीआर, नेशनल पब्लिक रजिस्टर। इसमें क्या होता है भैया, इसमें भारत में रहने वाले निवासियों का डेटा होता है। ये मतलब जो नागरिक है और जो नहीं है उनका भी, और जो बाहर से आते हैं उनका भी नाम यहां पे रजिस्टर होता है। जो बाहर से आते हैं वीजा के माध्यम से, कोई मेडिकल के लिए आ रहा है, कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है, तो जितने भी लोग आते हैं उनकी एंट्री यहां पे होती है एनपीआर में।
ये नेशनल पब्लिक रजिस्टर है, पूरे देश के कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, ये एनपीआर में रजिस्टर्ड होता है। क्लियर? मतलब कि कोई पाकिस्तान से आया तो यहां पे पहले एंट्री करेगा, उसके बाद अंदर जाएगा। ठीक है। अब आपने बीच में देखा होगा कि कोई कोई पढ़ने आया था, कोई बिजनेस करने आया था, 10-10 साल यहीं रह गया, 6 महीने के वीजे पे आया था, 6 साल से यहीं रह रहा है। तो ये हमारे सिस्टम का कहीं ना कहीं लूप होल है। ठीक है, तो सिस्टम का लूप होल है और किसी का नहीं। तो ये निवासियों की जनसंख्या यहां पे पता कर ले जाए। उसके बाद है एनआरसी। एनआरसी में क्या होगा भैया, एक डेटा उठा लो, उस डेटा से मैच करा लो। तो एनआरपी में जितने लोग बाहर से आए हैं 1951 से जितने लोग भी बाहर से आए हैं, जो भी डेटा यहां मैच कर रहा है, वो डेटा उठा के यहां पे मैच कर लो, वो डेटा उठा के यहां पे मैच कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, सिटीजन का रिजल्ट आ जाएगा, उसको कार्ड इश्यू कर दो, वो बेचारा खुश रहे कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं। बट गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है। क्लियर? अब किस लेवल पे करना चाह रही है ये नहीं पता, बट पॉलिटिकल एजेंडा जहां पे शामिल होता है वहां पे काम नहीं होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपना पॉलिटिकल फायदा सोचने पर मजबूर हो जाती है।